दोस्तों, स्वामी दयाल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से प्रतियोगी छात्र या कंपटीटर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें जीएस या सामान्य अध्ययन एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, जिसका इन परीक्षाओं में सिलेक्शन लेने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसी संदर्भ में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग इतिहास सेगमेंट पर व्यापक चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग इतिहास सेगमेंट पर चर्चा स्टार्ट करें। इतिहास। दोस्तों, इतिहास मानविकी का एक ऐसा विषय है जो मानव के भूतकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवेचन है। इसमें हम प्रारंभ में या मानव सभ्यता की शुरुआत से वर्तमान तक मनुष्य के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती थीं, उन सब का हम लोग एक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण को लेते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इतिहास शब्द पर गौर करते हैं। दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इति है और दूसरा हास है। इति का जो अर्थ है वह है ऐसा ही, और हास का अर्थ है हुआ होगा। अर्थात इतिहास में हम मानव घटनाओं का इस प्रकार विवेचन करते हैं या अन्वेषण और पता लगाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते रहे हैं वे सब के सब इतिहास के अंतर्गत आते हैं, और इतिहास में उन्हीं बातों और संदर्भों का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास शब्द का जो पहला शब्द है इति, इसका अर्थ होता है ऐसा ही, अर्थात जो भी सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से या साक्ष्यों से प्राप्त होती हैं, तो उससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर खुदाई से या पुरातत्व में कोई मेज टाइप का या कुछ कुर्सी टाइप का कोई वस्तु या पुरावशेष प्राप्त होते हैं, तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इस पर कुछ रखा जाता रहा होगा या इसका प्रयोग खाने पीने में या अन्य तरह किया जाता रहा होगा। लेकिन निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं उसका प्रयोग बैठने के लिए या खाने के लिए ही होता था। हो सकता है कि वह अन्य प्रयोजन में उसका इस्तेमाल होता रहा हो। तो इस प्रकार इतिहास में निश्चित रूप से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी साक्ष्यों के आधार पर हम ज्यादातर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सत्य ही माने जाते हैं, और इसमें हम मानव के द्वारा जो भी घटनाएं घटित हुई उनको सत्य मान करके हम ही इसका अध्ययन करते हैं। तो इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व हमें इतिहास के विभिन्न भागों पर या इतिहास के विभाजन पर गौर करना होगा, क्योंकि इतिहास जैसे व्यापक और विस्तृत सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसको छोटे छोटे खंडों में बांट कर ही अध्ययन करना होगा।
हालांकि ये जो मैंने कह दिया छोटे खंड, ये इतने छोटे नहीं होंगे, ये भी एक बड़े बड़े खंड हैं, लेकिन फिर भी हम इतिहास को बांट करके अध्ययन करेंगे। तो ये जो बंटवारा होगा उसके भी कई आधार लेकर के इतिहास का बंटवारा इतिहासकारों ने किया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इतिहास का विभाजन। दोस्तों, जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो कई आधारों पर किया गया है। सर्वप्रथम हम जो पहला आधार लेंगे वो मेरा है लिपि। लिपि अर्थात लेखन कला। लेखन कला। प्यारे दोस्तों, देखिए, कोई भी चीज हो अचानक नहीं आती है, उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो प्रारंभ में मनुष्य डायरेक्ट पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वो जो भी अपनी बातों और विचारों को सिर्फ मौखिक रूप से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता था। क्यों? क्योंकि उस समय न तो कोई लिपि थी, न कोई लेखन कला थी। तो मानव इतिहास का एक लंबा काल लेखन कला के अभाव में बीता। इसको इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या है? प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं है, या कह लीजिए लेखन कला नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में जो अध्ययन का आधार है या जिसके आधार पर हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं वो केवल और केवल पुरातत्व है। क्या है? पुरातत्व या पुरावशेष। जैसे कोई अभिलेख मिल गया लेकिन उस पर ऐसी लिपि है जिसको कोई पढ़ ही ना सके, कोई पाषाण उपकरण मिल गया जिनका प्रयोग पहले मानव करता था, या कोई हड्डी का उपकरण मिल गया, तो उसके आधार पर मानव इतिहास को जब समझने का प्रयास करते हैं तो उस काल को इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल की नाम दिया। इस काल में क्या है? लिपि या लेखन कला नहीं है और इतिहास के निर्माण में केवल और केवल पुरातत्व या पुरावशेष का सहारा लिया जा रहा है। अगर इसके उदाहरण हम की बात करें तो उदाहरण इसका है पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। क्यों? क्योंकि पाषाण काल में मानव इतिहास को समझने का एकमात्र स्रोत केवल और केवल पुरावशेष है। पत्थरों के औजार के द्वारा ही मानव इतिहास को हम समझने और जानने का इसमें प्रयास करते हैं। यह काल अगर देखा जाए तो यह काल जो पाषाण काल है, यह लगभग जो है प्रारंभ से, यानी मानव सभ्यता जब से स्टार्ट हुई तब से लेकर के 3000 BC तक का समय माना जाता है। दूसरा, लिपि के आधार पर जो इतिहास का जो दूसरा भाग है वह है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बाद मनुष्य अपनी भावनाओं, अपनी बातों, अपने कार्यों को एक दूसरे से कहने, बताने या इंटरप्रेट करने के लिए कुछ संकेतों का इस्तेमाल करने लगा।
कुछ अक्षरों का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन वह संकेत और वह अक्षर क्या थे उसको आज तक के इतिहासकार जान और समझ नहीं पाए। अर्थात कहा जाए तो यहाँ पर लिपि है, लेखन कला है, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर क्या है? लिपि है, लिपि है अर्थात लेखन कला का विकास हो चुका है, लेकिन ये क्या है? अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है। अर्थात वर्तमान के इतिहासकारों द्वारा इस लिपि या लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम उदाहरण की बात करें कि आदि इतिहास में किस कालखंड को रखा जाता है, तो उदाहरण के तौर पर हमें यह ध्यान में रखना है कि जो सिंधु सभ्यता है वह आदि इतिहास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक इतिहासकार न तो समझ पाए हैं और न जान पाए हैं, न ही पढ़ पाए हैं। लिपि जो हड़प्पा सभ्यता की है उसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया गया। इसे गौमूत्रिका लिपि या अन्य नाम दिया जाता है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक के बाद इतिहास का जो तीसरा खंड है वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इस काल में, ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बाद जैसे वैदिक सभ्यता को हालांकि आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखा गया है, ऋग वैदिक काल को। इसका कारण है क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का एक खंड है, इसमें जो अध्ययन का आधार है वो वेद है, और वेदों की रचना किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। वेदों को ऋषि मुनियों ने सुन सुन कर एक दूसरे को स्थानांतरित किया, और इसीलिए वेदों को लिखित न मानते हुए श्रुति स्रोत माना गया है। इसीलिए वैदिक काल को या ऋग वैदिक को ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। हालांकि बहुत समय बाद वेदों को संकलित किया गया, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास द्वारा वेदों का संकलन किया गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वेदों को किसी के द्वारा लिखा गया। ऐतिहासिक काल में क्या है? मनुष्य के पास लिपि है, और इस लिपि या लेखन कला इसको पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा जा सका, और साथ में साहित्यिक स्रोत मिलने लगे। क्योंकि पढ़ा जाने लगा, लिखा जाने लगा, तो साहित्यिक स्रोतों का भी विकास हुआ। साहित्यिक स्रोत भी जो है इतिहास को जानने और समझने के एक साधन के रूप में उभरे। और इसमें देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक का, यानी आज तक का जो समय है उसे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो ये रहा लिपि या लेखन कला के आधार पर इतिहास का विभाजन। एक दूसरा आधार लेकर के भी इतिहास का विभाजन किया गया है, और वह है तकनीकी या उपकरण। क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता का जब विकास शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे जो भी उपकरण या पत्थर के औजार बनाता था उसमें वो कुछ समय के साथ साथ परिमार्जन और संशोधन करने लगा।
जिस प्रकार वर्तमान में कोई भी तकनीकी आती है तो एक समय के बाद उस तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों या औजारों में समय के साथ साथ परिवर्तन वर्तमान तक भी होता रहा। और इस आधार पर यदि देखा जाए तो उपकरणों के आधार पर या तकनीकी के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 4 भागों में बांटा है। उपकरण या तकनीकी के आधार पर इस आधार पर देखा जाए तो पहला जो कालखंड है या समय है वह है पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। यह जो है प्रारंभ से 3000 BC तक। देखिए, पाषाण काल मानव सभ्यता का वह काल है जिसमें प्रारंभ से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपकरण या औजार प्रयोग में लाता था, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन वो करता गया। उसी के आधार पर इतिहास को 4 भागों में रखा गया है। इसमें जो पहला काल है या कालखंड है वह है पाषाण काल। पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था और इन्हीं पत्थर के औजारों या उपकरणों के आधार पर मानव इतिहास को समझने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं, जो पाषाण काल है उसको इतिहासकारों ने पुनः जो है कई भागों में बांटा। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह बहुत प्राचीन का यानी बहुत प्राचीन प्रारंभ का काल, जिसमें मनुष्य के द्वारा जो भी पत्थर के औजार या उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे वो बहुत ही बेडौल किस्म के होते थे। आकार में ये काफी बड़े होते थे। इनको फेंकने में मनुष्य को दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी इस पाषाण काल में, जो पूरा पाषाण काल है, इसमें भी बड़े बड़े औजारों में भी सूक्ष्म अंतर के आधार पर इतिहासकारों ने इसे भी कई भागों में बांटा। पहला निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा बड़े बड़े पत्थर के औजारों को इस्तेमाल में लाया जाता था, जो वजन में काफी भारी थे और कई लोग मिलकर के एक उपकरण या औजारों का इस्तेमाल करते थे। इसका जो समय था वो प्रारंभ से 1,00,000 BC तक था। देखिए, पूरा पाषाण काल में जो स्थल है उनके ऊपर हम अलग से एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतिहास का विभाजन देख रहे हैं। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। इसका जो समय है वह है 1,00,000 BC से
40,000 BC तक। जो तीसरा समय है या तीसरा जो इसमें छोटा सा उपकाल है वह है उच्च पुरा पाषाण काल। जो इसका समय है वह है 40,000 BC से 10,000 BC तक। पाषाण काल का जो दूसरा कालखंड है वह है मध्य पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल के बाद मानव जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आता है। समय के साथ साथ पृथ्वी पर जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, घास फूस इत्यादि उगाते हैं। तो नए नए शाकाहारी जीवों का विकास होता है जो भागने में तेज और हल्के रहते हैं। तो इस काल में अब मनुष्य को शिकार करने के लिए छोटे पत्थर के औजारों की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी तकनीकी और उपकरण में परिवर्तन किया। अब वह अपने जो औजार था वो कुछ छोटा बनाने लगा। तो इस मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे वे कुछ छोटे बनने लगे। इसका जो समय माना जाता है मध्य पाषाण काल का, यह 10,000 BC से 5,500 BC तक है। जो तीसरा पाषाण काल का जो तीसरा समय है वह है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसका जो समय है वो 5500 BC से 3,000 BC तक। देखिए, नव पाषाण काल आते आते मानव जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पहिए की खोज हो जाती है, आग की खोज हो जाती थी पहले ही। देखिए, नव पाषाण काल आते आते मानव जीवन में एक व्यापक और आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। आग की खोज जो पूरा पाषाण काल में की जा चुकी थी उसका व्यापक प्रयोग होने लगता है। कृषि का विकास हो जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है, छोटे छोटे झोपड़ियां बनाई जाने लगती हैं, यानी आवास का विकास होने लगता है। पशुपालन भी अपने विकास की अवस्था या विकसित अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। और इस प्रकार नव पाषाण काल में मानव जीवन एक अच्छे और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए कुछ इतिहासकार नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति नाम देते हैं। एक विद्वान या इतिहासकार हैं जॉन लुबाक, इन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति नाम दिया। उपकरण के आधार पर ही पाषाण काल के बाद जो दूसरा समय है इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। दोस्तों देखिए, जैसे जो ताम्र पाषाण काल है यह पाषाण काल के बाद का समय माना जाता है और धातु काल के पूर्व का समय है। अर्थात यह ऐसा एक संक्रमण काल है जिसमें मनुष्य पत्थर के औजार का प्रयोग तो कर रहा है, कुछ सीमित कर दिया, लेकिन मनुष्य के द्वारा तांबे नामक धातु का प्रयोग किया जाने लगा और साथ ही साथ वह पत्थर या पाषाण के उपकरण भी प्रयोग में लाता था,
इसलिए इतिहासकारों ने इस बीच के संक्रमण काल को अर्थात पाषाण और धातु युग के बीच को ताम्र पाषाण काल नाम दिया गया। इस काल में मनुष्य के द्वारा पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाए जाने लगे या तांबे के उपकरण बनाए जाने लगे। कई छोटी छोटी संस्कृतियों का विकास हुआ, जैसे मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, आहार संस्कृति इत्यादि। इन संस्कृतियों में या इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तो इनमें अगर उदाहरण की हम बात करें तो जो ताम्र पाषाण काल का जो उदाहरण है, इसमें मनुष्य पाषाण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा। उदाहरण, तो इसमें उदाहरण है अगर देखा जाए तो आहार, कायथा, मालवा संस्कृतियां और उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति इत्यादि। ये यानी कि ताम्र पाषाण काल के उदाहरण की बात करें तो आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, इन सब को ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां माना जाता है। इसके बाद ताम्र पाषाण काल के बाद तकनीकी के आधार पर ही एक अगला काल या समय है, वह है कांस्य काल। वह है कांस्य काल। देखिए, कांस्य काल में मनुष्य के द्वारा पत्थर के उपकरणों को छोड़ दिया गया और वह, क्योंकि ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे का प्रयोग व्यक्ति करता था, तो कांस्य काल में पत्थर को छोड़ दिया और पत्थर के स्थान पर टिन नामक एक धातु और कांसा जो और तांबे को मिला करके एक नई धातु कांसा तैयार किया गया और इसीलिए इस काल को कांस्य काल कहा गया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन को मिश्रित करके या मिला करके कांसे की धातुएं बनाई गई और कांसे के उपकरण प्राप्त हुए। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका जो समय है सिंधु सभ्यता का, उसे वैसे इतिहासकारों ने अलग अलग कालक्रम निर्धारित किया है, लेकिन सामान्य रूप से सर्वमत की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो समय है वह 2750 ईसा पूर्व से 1750
ईसा पूर्व तक माना जाता है। उदाहरण की बात करें तो सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता, ये इसका टाइम पीरियड है। सिंधु सभ्यता का ये टाइम पीरियड है, कांस्यकाल। अब अगर तकनीकी आधार पर या उपकरण के आधार पर ही देखा जाए तो जो अगला युग है वह है लौह काल या युग। ये मानव इतिहास का वर्तमान युग है, अर्थात जब मनुष्य के द्वारा आइए देखते हैं अब उपकरण या तकनीकी के आधार पर ही चौथा जो काल है वह है लौह काल। इस युग में मनुष्य के द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में लोहे के उपयोग के साक्ष्यों की बात करते हैं तो यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को लौह काल के अंतर्गत रखा जाता है और उत्तर वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक के काल को लौह काल या लौह युग माना जाता है। और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा बहुत से उपकरण या बहुत सी मशीनें, औजार, विभिन्न प्रकार के साधन जो भी हों उनका प्रयोग या निर्माण लोहे के द्वारा ही किया गया है। इसीलिए वर्तमान युग को लौह काल या लौह युग माना जाता है। तो उदाहरण की अगर हम इसमें बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक का काल, उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक का काल लौह काल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, लिपि के आधार पर प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उपकरण या तकनीकी के आधार पर पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल या लौह युग। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये पाषाण काल के 3 कालखंड हैं। और निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, यह पुरा पाषाण काल के अंतर्गत छोटे या बड़े कालखंड हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो मध्य पुरा पाषाण काल है वो मध्य पाषाण काल से अलग है। क्यों? क्योंकि मध्य पुरा पाषाण काल पुरा पाषाण काल के निम्न पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल है, जबकि मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल है। और जो ताम्र पाषाण काल है ये हम यह कह सकते हैं कि यह पाषाण काल और धातु काल या धातु युग के बीच का संक्रमण काल है। अर्थात जो ये मालवा, कायथा, जोरवे, अहाड़, ये सारी जो संस्कृतियां हैं यह धातु युग और पाषाण युग इन दोनों के बीच के कालखंड के अंतर्गत आती हैं। तो अब जरा सा तीसरे आधार को हम ले तो इसको मैं जरा मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब हम देखते हैं जो तीसरा कालखंड है। देखिए दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए हम सबको एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए समझने का प्रयास किया जाएगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी आप लोग नोट्स बनाते चलना।
देखिए जो तीसरा जो आधार है वह कह लीजिए लिया गया है धर्म। देखिए दोस्तों, भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है और इसी दौरान ब्रिटिश के एक इतिहासकार जेम्स मिल ने भारत के इतिहास का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है जेम्स मिल जो है एक इतिहासकार है, एक ब्रिटिश इतिहासकार है। क्या है? ब्रिटिश इतिहासकार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक विद्वान है जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला भाग किया वह प्राचीन भारतीय इतिहास, और इसमें जो है जेम्स मिल ने, या प्राचीन भारतीय इतिहास में जेम्स मिल ने हिंदू शासकों के प्रभुत्व को देखते हुए इसे हिंदू काल नाम दिया और कहा कि इस काल में या प्राचीन भारतीय इतिहास में या हिंदू काल में जो है धर्म शासन पर प्रभावी है, धर्म शासन पर प्रभावी है। जाति बंधन प्रभावी है। यह काल रूढ़वादिता व निरंकुशता का है। जेम्स मिल ने कहा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ये हिंदू काल है और इसमें जो शासन करने वाले राजा हैं वो ज्यादातर, या कह लीजिए लगभग अधिकांश राजा हिंदू हैं और उन सब के द्वारा शासन में धर्म को आधार मानते हुए शासन किया जा रहा है, जिसमें जाति बंधन, रूढ़वादिता और निरंकुशता का बोलबाला है। दूसरा काल मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। इसमें भी जेम्स मिल ने इन बातों को स्वीकार किया और कहा यहाँ पर भी निरंकुशता, रूढ़वादिता और इस्लाम धर्म का शासन पर प्रभाव है और इसलिए इसे जो है मुस्लिम काल नाम दिया। मुस्लिम काल, यहाँ पर भी धर्म प्रभावी है, निरंकुशता है, लेकिन यहाँ पर शासक मुस्लिम है। तीसरा जो काल बताया वह है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में
जेम्स मिल ने कहा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में ईसाइयों का आगमन होता है। ईसाइयों का आगमन होता है और ईसाइयों के द्वारा भारत को सभ्य बनाए जाने का प्रयास या भारत को सभ्य बनाने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया जाता है और इसीलिए इसको आलोचकों ने ईसाई काल नाम दिया। और यह कह लीजिए उपनिवेश भारत है, अर्थात भारत पर ब्रिटेन कब्जा कर लेता है और अंग्रेजों द्वारा जो भी लगभग 200 सालों का शासन किया जाता है उसको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें यह जेम्स मिल के द्वारा बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में प्राचीन रूढ़िवादिता, परंपराओं, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और भारत को एक अच्छे या आधुनिक युग में लाने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसीलिए जेम्स मिल ने आधुनिक भारत के इतिहास को ईसाई काल नाम दिया। तो प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि इतिहास का विभाजन लिपि, उपकरण और धर्म, इन 3 आधार पर भारतीय इतिहास को बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो जो जेम्स मिल का जो बंटवारा है, यही वर्तमान में इसी को हम लोग केंद्र में मानते हुए या इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में केवल और केवल इन्हीं का प्रभाव था। अन्य शासक भी थे, उनके भी राज्य थे, उनकी सत्ताएं थीं, लेकिन ज्यादातर इन काल में इस धर्म के व्यक्तियों या शासकों का प्रभाव था। इसीलिए जेम्स मिल के इतिहास के विभाजन को यह नाम दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।